जब शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 देखेंगे। हमारा चैप्टर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मानव समुदाय है उसमें स्वास्थ्य और रोग एक बहुत ही जटिल समस्या है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित बहुत सारे जो कारक हैं वो उत्तरदायी हैं, है ना। हम ये भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ मतलब खुद ब खुद बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि से बनी होती हैं, है ना। फिर भी हम जैसे इनके डायग्राम देखते हैं, चित्र देखते हैं, उनमें तो ये स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सक्रियता पाई जाती है। कैसे? तो इनके अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं, है ना। कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील रहती हैं, यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती उनमें भी कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता ही रहता है ना। तो नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे अंगों और ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हृदय धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते हैं और वृक्क में निस्पंदन मतलब छनने की क्रिया से मूत्र बनता है ना। और मस्तिष्क क्या करता है? तो ये सोचता है, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। अब और उदाहरण देख लें कि यदि वृक्क में मतलब किडनी में छनने की क्रिया ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे और इस परिस्थिति में मस्तिष्क ठीक प्रकार से सोच नहीं सकेगा और इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं, मतलब कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वो हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य और रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13.1 स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। अब इसके अंदर हम देखेंगे 13.1 का 1 स्वास्थ्य का महत्व या सार्थकता। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है और इस शब्द का प्रयोग भी हम प्रायः करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना। या फिर कभी कभी लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मान लो आपके टीचर, आप स्कूल में रहे होंगे तो टीचर आपके कहते होंगे कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है ना। इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें मतलब ज्ञात होगा कि इसका अर्थ अच्छा रहने से है। मतलब हम मतलब इस अच्छेपन का अर्थ प्रभावी कार्य करना है। सोच सकते हैं, हमारी दादी के लिए बाजार जाना, पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। और यदि वे मतलब ये जो काम है उनके दैनिक कार्य हैं वो करने योग्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है, मतलब यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए ही तो आए हो, है ना। तो अगर आपका मन लगता है तो हम कहेंगे कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है। और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है, ठीक है। मैंने जो इतना अभी आपको समझाया है उसका निष्कर्ष क्या निकला कि स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13.1 का 2 व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। सभी जीवों को स्वास्थ्य
मतलब उनका स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस और उनके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देखें, चक्रवात। मान लो चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि मानव समाज में रहता है, मतलब हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गाँव, कस्बों और शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा ना करे तो क्या होगा। सोचिए, यदि नालियाँ साफ ना हो तो क्या होगी। ठीक है, तो यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है या खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति और अच्छे कार्य की अभिव्यक्ति स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार सोच सकते हैं कि जो अनेक सामुदायिक समस्याएं हैं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13.1 का 3 स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है ना, तो इसको हम जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। अब यदि हम स्वास्थ्य क्या है, हमने जो पढ़ा उससे हमने क्या समझा, स्वास्थ्य और रोग क्या है, तो अंग्रेजी शब्द डिसबैस है ना, या बाधित आराम। ठीक है, ये रोग का दूसरा अर्थ है। ठीक है, रोग का दूसरा अर्थ क्या है, असुविधा, मतलब बाधित आराम। फ्रेंड्स, इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के जो कुछ विशिष्ट कारण हैं उनका पता होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसका सही और अंतिम उत्तर जानें। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है, मतलब प्रवाहिका एक रोग है ना, जो इसका हिंदी नाम है, जिसको डायरिया बोला जाता है। चलिए आगे और समझते हैं। हमें सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। मान लो कोई नर्तक है ना, उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वो मतलब शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा जो विषम परिस्थितियों हैं उसकी विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। मतलब अब ऐसे समझाऊं कि कोई डांसर है, उसकी मुद्राएं मतलब उनकी जो पोजीशन होते हैं शरीर डांस करते वक्त, तो वो सही होनी चाहिए है ना, उसकी सही प्रकार से वो अभिव्यक्ति कर सके। मान लो कोई संगीतकार है, उसके लिए इसका अर्थ है कि वो लंबा श्वास ले सके, जिससे कि वो अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके और हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज और समुदाय के विषय में भी सोचते हैं और रोग के विषय में भी सोचते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13.2 रोग तथा इसके कारण। तो इसके अंदर हम देखेंगे 13.2 का 1 रोग किस तरह से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले ये कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, मतलब कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है। फ्रेंड्स, हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों और अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में
अमाशय और आंत दोनों होते हैं, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं, है ना। पेशियों और अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है, ठीक है। और जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक या अनेक अंग और अंग तंत्रों में क्रिया और संरचना में खराबी दिखाई देने लगती है ना। ये बदलाव या परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। तो रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त या किसी घाव से पस या मवाद आना, ये सभी लक्षण हैं, ठीक है। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे ये पता नहीं चलता कि कौन सा रोग है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, सिर दर्द का कारण कभी कभी परीक्षा का भय या इसका अर्थ मस्तिष्क का शोथ, जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है, होना, या फिर दर्जनों बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें से एक सिर दर्द का कारण हो सकता है ना। रोग के चिन्ह वो हैं जिन्हें वास्तविक लक्षणों से के आधार पर देखते हैं, मतलब लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। ओके, तो चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवाते हैं, है ना, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा रोग हुआ है। 13.2 का 2 तीव्र मतलब प्रचंड अथवा दीर्घकालिक रोग, ठीक है। तो रोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सबसे जो स्पष्ट कारक है जिससे रोग का पता चलता है वो है अवधि, मतलब समय। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है एलिफेंटाइटिस, है ना, या फील पाँव रोग। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है, जैसे कि साउथ में, है ना। तो रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र या दीर्घकालिक 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 13.2 का 3 दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं कि तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव होते हैं, भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वो हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय ही नहीं मिलता, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। कैसे? तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो खांसी जुकाम के विषय में सोचें, जो हम सभी को प्रायः होते रहते हैं। हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। पर है ना, खांसी जुकाम के कारण हमारा वज़न भी कम नहीं होता, हमारी सांस भी नहीं फूलती, हम सदैव थकान भी महसूस नहीं करते। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग, है ना, टीबी बोलते हैं जिसको, अगर उससे संक्रमित हो जाएं तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वज़न कम हो जाता है और हम हर समय थकान महसूस करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए मतलब आपका जो काम है ना, आपका जो दैनिक कार्य है उसको नहीं कर सकते। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है तो आप तो काम के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। बहुत कठिनाई होगी आपको और हमारे सीखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। मतलब हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13.2 का 4 रोग के कारक। अब रोग के कारण क्या हैं? तो जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसका कारण के बहुत से स्तर होते हैं। तो इसमें से 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा है, वो पतले दस्त मतलब लूज मोशन से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण वायरस है ना। इसलिए रोग का तात्कालिक कारण क्या हुआ? वायरस हुआ। लेकिन
अगला प्रश्न ये उठता है कि वायरस कहाँ से आता है। मान लो कि हमें पता लगता है कि वायरस दूषित जल पीने से आता है, लेकिन जो अन्य बच्चे हैं उन्होंने भी तो दूषित जल पिया है, तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लगा और दूसरे को नहीं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ है कि जब बच्चा वायरस के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं होते। तो अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है। शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो और वो पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, मतलब पर्याप्त भोजन का ना होना ही रोग का दूसरा कारण है। ओके, तो बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता। शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों, तो ये भी संभव है कि बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता हो, जो वायरस के संपर्क में आने पर पतले दस्त से, लूज मोशन से प्रभावित हो जाता है। तो केवल आनुवांशिक भिन्नता या कम पोषण भी बिना वायरस के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये सभी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। ठीक है, तो बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था। शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध ना हो। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चों की बीमारी के तीसरे स्तर के कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण और सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 13.2 का 5 संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जब कभी रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें लोक स्वास्थ्य और समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है ना। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। तो रोग के तात्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब रोग के कारण का एक वर्ग है, क्या है, तो संक्रामक कारक, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। तो वह रोग जिसके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इसके कारण होने वाला रोग भी इनके साथ फैल जाता है। ओके, तो दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते और उनके कारक भिन्न होते हैं, है ना, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं, जबकि ये मतलब आंतरिक और असंक्रामक है ना। अब एग्जाम्पल देख लें कि मान लो कुछ प्रकार के कैंसर, है ना, तो आनुवांशिक असमानता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब बीपी, हाई बीपी किसके कारण होता है, इसका कारण है अधिक वजन होना या व्यायाम ना करना। आप ऐसे ही और भी रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं हैं। ठीक है, रोग के फैलने के तरीके और उसके उपचार की विधियां और सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ये निर्भर करता है कि उसके तात्कालिक कारण और संक्रमण, है ना, उसका तात्कालिक कारण संक्रामक है या असंक्रामक। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। पहले इसको देख लेते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। ये एक कोश की सूक्ष्म जीव या बहुकोश की हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता रही हूँ आपको। पेप्टिक व्रण बोलते हैं जिसको, मतलब पेप्टिक अल्सर। तो इसके लिए कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक अल्सर जो है अमाशय या ग्रहणी डिओडिनम में एसिडिटी संबंधी दर्द या रक्त स्राव करता है और इसका कारण रहने सहने का ढंग है। तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन में मतलब जीवन से अमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है, मतलब पाइलोरिक अल्सर का कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी
रॉबिन वारेन, इनका जन्म हुआ था 1937 में। तो इन्होंने छोटे छोटे वक्राकार, है ना, बैक्टीरियाओं को उनके रोगियों के बहुत सारे जो रोगी हैं उनके आमाशय के निचले भाग में देखा। ठीक है। फिर बैरी मार्शल, उनका जन्म हुआ था 1951 में। तो वो एक चिकित्सक थे। उन्होंने वारेन की खोज की और उसमें दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त किया। तो अपने उस उपचार और अध्ययन में मार्शल और वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक अल्सर का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल और वारेन के इस जो बहुत खास कार्य था, अद्भुत कार्य था, उसके लिए हमारा जो विश्व समुदाय है उसका आभारी है ना, कि पेप्टिक अल्सर अब दीर्घकालिक और असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो जाता है। तो ये सब किनके कारण हुआ? मार्शल और वारेन के खोज के कारण हुआ। फ्रेंड्स, इस खोज के लिए मार्शल तथा वारेन को शारीरिक क्रिया विज्ञान और औषधि मेडिसिन के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं 13.3 संक्रामक रोग। तो इसके अंदर हम देखेंगे 13.3 का 1 संक्रामक कारक। तो हमने देखा कि सजीव जगत की जो संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों में के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई मतलब कवक, कुछ एककोशिक जंतु और कुछ प्रोटोजोआ हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार की कृमि से भी होता है ना। तो वायरस से होने वाले रोग क्या हैं? तो सामान्यतः वायरस से खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स, है ना, ये सब वायरस के कारण फैलते हैं। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स, ये सब बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। उसी तरह फंजाई या कवक से त्वचा रोग होते हैं और प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार, है ना, ये रोग होते हैं। और आंत की कृमि, है ना, संक्रमण से के बारे में जानते ही हम। इसी प्रकार फिल पाँव, है ना, फिल पाँव किसके द्वारा होता है? तो ये कृमि के द्वारा होता है। ठीक है, तो कृमि की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिसके कारण फिल पाँव होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर ये है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया आदि, है ना। अब एग्जाम्पल लेंगे कि सभी वायरस जो हैं वो परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में गुणन बहुत तेज़ी से होता है, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि है, वर्म है, उनमें गुणन मंद गति से होता है। तो फ्रेंड्स, वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा बहुत निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ ये है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों? तो हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। वो सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखें। इसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है अपने चारों ओर आवरण बना लेते हैं, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है ना। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज़ को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज़ को। ठीक है,
लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता और उसकी समय अवधि कम नहीं होती। फिर यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण से होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ये मुहासे का कारक है। प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा ये निद्रालु व्याधि मतलब स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। लिस्मानिया कालाजार, गोलकृमि एस्केरिस ल्यूम्बोकार्डिस जो कि छोटी आंत में रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 13.3 का 2 रोग फैलने के साधन। तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं फ्रेंड्स? बहुत से सूक्ष्मजीवी कारक रोगी से अन्य स्वस्थ जो मनुष्य हैं उन तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, मतलब वे संचरित हो सकते हैं और इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं, ठीक है। जो रोग एक दूसरे में संचरित होते हैं एक से दूसरे में, उसे संचारी रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोगों के सूक्ष्मजीव हवा द्वारा फैलते हैं। यहाँ पे लिखा है संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोग वाहक द्वारा फैलते हैं। मतलब सूक्ष्मजीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है या खांसी करता है, उस समय छोटे छोटे बूंदक मतलब ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। जब उनके पास कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक मतलब ये ड्रॉपलेट्स उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इससे सूक्ष्मजीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण जैसे कि खांसी जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग हैं, ठीक है। क्षय रोग मतलब टीबी को ही क्षय रोग बोला जाता है। हम सभी ने ऐसे अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होते हैं। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग या हैजा से ग्रसित रोगी से अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो वो रोगाणुओं को एक नया पोषी मिल जाता है, जिससे वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बूंदें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जो अन्य तरीके से फैलते हैं, जैसे कि लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मतलब ये आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस या एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाता है। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे कि हाथ मिलाने या गले मिलने या खेलकूद जैसी कुश्ती या और कोई अन्य विधि जिससे हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इससे नहीं फैलते, ठीक है फ्रेंड्स। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए या गर्भावस्था में रोगी माता से या शिशु को स्तनपान द्वारा, ठीक है। इन सब साधनों से एड्स एक दूसरे में फैलता है, ठीक है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिससे हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, है ना। इसलिए कुछ रोग जो अन्य जीव जंतु हैं उनके द्वारा भी संचरित होती हैं। ये जीव जंतु रोगाणुओं को मतलब संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। मतलब ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य रोग वाहक का एक अच्छा सा उदाहरण है मच्छर। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है।
इस प्रकार वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाता है। ठीक है। 13.3 का 3 अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स, विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? तो सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग या ऊतक में जाते हैं या वे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। और यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं तो आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। या फिर ये यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है वो कहाँ जाता है? तो वो लसिका ग्रंथियों में फैलता है ना, लिम्फ नोड्स में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं वे यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में जाते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है ना। तो जिस ऊतक या अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण या चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी या कम सांस आना होंगे। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर या बेहोशी का आना होगा। यदि हम जानते हो कि कौन से ऊतक या अंग पर आक्रमण हुआ है और उसके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह और लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। तो संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अलावा अनेक अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। इनके अधिकांश सामान्य प्रभाव इस प्रकार निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए और एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है ना। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। शोथ मतलब वहाँ पर सूजन हो जाना। इस प्रक्रम में के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना या दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। ठीक है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक बहुत सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं, जैसे कि HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्की खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है। इसलिए ये अन्य संक्रमण ही HIV एड्स के रोगी के मृत्यु के कारण बनते हैं। ठीक है। हमें ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है ना। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, इस विषय में हम इस अध्याय के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 13.3 का 4 उपचार के नियम। रोग का निवारण उपचार से अच्छा है। फ्रेंड्स, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके घर के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? तो अब तक के हमने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा उस ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। एक तो ये है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। तो पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं, सिम्टम जो हैं वो कम हो जाते हैं। लक्षण प्रायः क्या है? इन्फ्लेमेशन मतलब शोथ के कारण होते हैं। अब उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द या दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी,
है ना। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्मजीवों को मारना ही पड़ेगा। तो हम सूक्ष्मजीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्मजीवों को मारने की एक विधि है, औषधियों का उपयोग करना, है ना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ, है ना। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्ग में नहीं होंगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण या श्वसन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी जो कोशिकाएं हैं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। ऐसे एंटीबायोटिक से संभव होता है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। फ्रेंड्स, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण यह है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, है ना, जो बनाई जा चुकी है, मतलब नियंत्रित कर सकते, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता उसको, पर नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13.3 का 5 निवारण के सिद्धांत। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं, मतलब 3 कठिनाइयां हैं। पहली यह कि यदि कोई एक बीमार हो जाता है तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत अधिक हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, मतलब सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। और तीसरी ये है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए, है ना। इसके मतलब ये जो कठिनाइयाँ हैं और बढ़ जाएंगी, है ना। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, ठीक है। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसकी 2 विधियाँ हैं, एक सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट। तो संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहें, इसे संक्रामक सूक्ष्मजीवों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बहुत अधिक सुगमता होगी। जैसे वातोड़, मतलब वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भरे स्थानों पर न जाएं। जलोढ़, मतलब जल द्वारा फैलने वाले, तो सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिएं। इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्मजीवों को मारने के उपाय कर सकते हैं। रोगवाहक सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, मतलब संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है ना। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अलावा संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। तो नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया। क्यों? तो प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए, एक विद्यार्थी बीमार पड़ जाए, खांसी जुकाम से पीड़ित है, तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो भी संक्रमित हो जाए। लेकिन वास्तव में हम सभी रोग से पीड़ित नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो जीवाणुओं से लड़ता है, रोगाणुओं से लड़ता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। और प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। मतलब संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है।
तंत्र हैं उसकी तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। ठीक है, फिर ये जो संक्रमण है उससे बचने की सामान्य विधियां हैं और विशिष्ट विधियां क्या है। ये तो सामान्य विधियां हो गई, अब विशिष्ट विधियों के बारे में जानते हैं। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्रायः रोगाणु से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 साल पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक ना हो जाए, है ना। तो एक ऐसा भी वर्ग था जिनको चेचक से नहीं डरता था, है ना। ये वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करते थे और वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था पहले, लेकिन फिर भी वे जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इस प्रकार जब वो रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। तो ये प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम ये है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है, वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। ये वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। ये बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं। ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, है ना, सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है तो पानी द्वारा संचरित होता है ना। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि वो पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका होता है। तो इस परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे? तो लगवाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह संक्रमित कुत्ते या जंतुओं के काटने से रेबीज वायरस फैलता है जिसका टीका आज मौजूद है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 14 हम, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, कल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए बिल्कुल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।